और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ, स्पेस की खबरों के साथ। बहुत जल्द भारत अंतरिक्ष में एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। अगले ही महीने भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरेंगे। 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु ऐसे कई अहम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो भविष्य के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद खास होंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान बनाएगा नया कीर्तिमान। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बनेंगे कामयाबी का प्रमाण। अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम पहले से ही लहरा रहा है। अब तैयारी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की है। मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। भारत के जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, उनमें प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप के साथ ही विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है। अब दुनिया को इंतजार है उस दिन का जब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यान में सवार होकर धरती से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के मिशन को पूरा करने जाएंगे। लेकिन गगनयान की उड़ान से पहले ही भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक दूसरे मिशन के तहत अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं। शुभांशु मई के महीने में एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। इस मिशन के जरिए शुभांशु को स्पेस फ्लाइट, ग्रेविटी, लॉन्च प्रोटोकॉल और इमरजेंसी की तैयारी जैसी कई बारीकियों को अंतरिक्ष में ही सीखने का मौका मिलेगा। इस यात्रा के दौरान अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। नासा और वॉयेजर की साझेदारी के साथ शुभांशु इस मिशन के तहत 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। पहली बार ये जानकारी भी सामने आई है कि अंतरिक्ष में शुभांशु 7 प्रयोग करेंगे। इन प्रयोग में अंतरिक्ष में फसल उगाने के साथ कुछ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी शामिल है। इन सूक्ष्म जीवों को टार्डिग्रेड्स कहा जाता है। टार्डिग्रेड्स पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। टार्डिग्रेड्स की 8 टांगे होती हैं। इनमें मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की क्षमता रहती है। टार्डिग्रेड्स 60 करोड़ वर्षों से धरती पर मौजूद हैं। ये जलवायु में होने वाले बड़े परिवर्तन झेल सकते हैं। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि जब धरती पर इंसान नहीं होंगे, तब भी ये जीव पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। अब स्पेस स्टेशन पर शुभांशु इन सूक्ष्म जीवों की उन खूबियों को तलाशने की भी कोशिश करेंगे जिनके दम पर ये खुद को जिंदा रखते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस मिशन के तहत इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि टार्डिग्रेड्स जीरो ग्रेविटी में किस तरह का बर्ताव करते हैं। इस रिसर्च से सूक्ष्म जीवों के जीवित रहने की क्षमता के बारे में कुछ अहम रहस्यों का खुलासा हो सकता है। प्रयोगों के नतीजों से भविष्य के स्पेस मिशन को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इस मिशन के तहत पानी में मिलने वाले साइनोबैक्टीरिया की स्टडी भी की जाएगी। साइनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के रिसाइकिल में मददगार साबित होते हैं। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद मददगार साबित होंगे और इन प्रयोगों की कामयाबी के साथ ही भारतीय एस्ट्रोनॉट का नाम सदा के लिए जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आई थिंक किसी भी भारतीय एस्ट्रोनॉट के लिए यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है कि आप वहाँ जाकर लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि वहाँ जाके आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि लाइफ अगर है तो उसको एक्सप्लोर आगे कैसे किया जा सकता है। तो शुभांशु के लिए आई थिंक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर हमें मौका मिले, गीतिका आपको मौका मिले ऐसी चीज एक्सप्लोर करने का, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बिल्कुल शगुफ्ता मैं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ बहुत लंबे टाइम तक नहीं, क्योंकि वहाँ पे रहना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपके सोने के टाइम को लेके, आपके खाने के टाइम को लेके, क्योंकि धरती पर जो समय होता है और स्पेस में वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और जैसे कि भी हमने देखा, सुनीता विलियम्स भी जब आई हैं, कितने चेंजेस थे, कितने उनको कितना कुछ सहना पड़ा, टाइम जो है बढ़ता ही चला गया। तो आपको पता नहीं चलता ना, एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपके आने का टाइम क्या है, आप जो डिसाइड करके जाते हैं और फिर जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं बिल्कुल चेंज होती हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जब भी ऐसे प्लान्स किए जाते हैं, जब भी किसी को वहाँ पर भेजा जाता है, तो जो भी शख्स वहाँ पर जाने वाला है, जो भी एस्ट्रोनॉट जाने वाला है, उसके लिए एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। आपकी बॉडी को बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि स्पेस में आप कैसे रह सकते हैं,
वहाँ के हालातों से अगर आपका सामना होता है तो आपकी बॉडी उस हद तक प्रिपेयर होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो इनके केस में भी, शुभांशु के केस में भी यही है कि अभी इनकी रिग्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। 24 घंटे में बहुत सारे घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्पेस में कैसे रहना है उसके लिए बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है, ताकि आप वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली ट्रेन करें और वहाँ अगर कोई भी सिचुएशन आप फेस करते हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस उल्टा पुल्टा होते हैं, तो आपको पता है कि आपको सिचुएशन में करना क्या है। बिल्कुल, और ये ट्रेनिंग आपको वहां जाने के लिए दी जाती है। वंस यू आर बैक, जब आप वापस आते हैं तो यहाँ भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि सुनीता विलियम्स जब आई, जिस कैप्सूल में उन्हें लेके आया गया और उसके बाद जो भी यहाँ पे उन्होंने फील किया वो बेबी फीड्स, और आप क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो वजन ले ही नहीं पाती है ना, आपकी पूरी बॉडी का, जो आपके पैर होते हैं। तो स्पेस की यह बात हो रही थी और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री बिहार वासियों को कई ट्रेनों की सौगात देंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी पहुंच चुके हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाकर नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। जयनगर से पटना के लिए चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन, जबकि सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी भी सौंपेंगे। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मधुबनी में पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम जो है चल रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बिहार दौरे पर हैं। नीतीश कुमार भी उनके साथ में हैं और बिहार को पीएम मोदी की सौगात जो है वो मिली है नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को दी है। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंच चुके हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में पीएम मोदी वहां शामिल हुए और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। कई नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाकर उन्होंने नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। तो जयनगर से पटना के लिए चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन और सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। देखिए लाइव तस्वीरें, इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मधुबनी रैली जब की गई तो वहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री का बिहार वासियों ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख स्वयं सेवकों समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किस्त की राशि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बाकी नेताओं को भी आप देख सकते हैं इस वक्त। तो सभा में प्रधानमंत्री, जैसे आपको बताया कि तमाम परियोजनाओं की सौगात बिहार वासियों को जल्द ही सौंपने के लिए तैयार हैं। तो आप स्टेज की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को हमने सुना था, जिन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें बिहार में इस वक्त होंगी वो बिहार के विकास की रफ्तार को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाएंगी। बिहार का रोड मैप जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार दौरा काफ़ी अहम भी बताया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा पौड़ी गढ़वाल रेंज में भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चार धाम यात्रा में अब सिर्फ 6 दिन शेष। देवभूमि की पावन धरा पर तैयारियां विशेष। अप्रैल से शुरू होने जा रही पावन पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।
जाहिर है चार धाम यात्रा की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से होती है। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं, इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। यही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पौड़ी गढ़वाल को 3 जोन में बांट दिया गया है, जबकि पूरे इलाके में 11 सेक्टर भी बनाए गए हैं। जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 10 या 11 सेक्टर शायद इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 24/7 की बेसिस पर हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात रहेंगे। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने की है। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन ट्रैफिक जाम की समस्या से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए यहाँ 2000 गाड़ियों की क्षमता वाले पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति में गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी, वो जिलाधिकारी ने और कप्तान साहब ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है और लगभग हम 1800 से 2000 की गाड़ियों को होल्ड करने की अपनी क्षमता रखते हैं इनकी। और जहाँ पर ये गाड़ियां होल्ड होंगी वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, लोगों को चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, टॉयलेट्स की सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। दरअसल पौड़ी गढ़वाल में प्रशासन की ओर से चार धाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए बैठक हुई, जिसमें गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को शुक्रवार तक पूरा होने की उम्मीद जताई। चूंकि सनातन संस्कृति में चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व होता है, माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु एक बार चार धाम की यात्रा करता है उसे जीवन मरण के काल चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और यही वजह है कि हर साल इस यात्रा में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां कला और संस्कृति का अनोखा संगम नजर आया, जब एक साथ 28 छात्राओं ने भारतनाट्यम के जरिए राम कथा से लोगों को रूबरू करवाया। तो वहीं विकास के पथ पर चल रही रामनगरी को विरासत के रंगों से भी पूरी तरह से जोड़ा जा रहा है। रामनगरी में कला और भक्ति का संगम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भारतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। बीतते हर दिन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि रामनगरी अयोध्या के कण कण में राम है और यहाँ का पूरा माहौल राममय है। इसका अनुभव भी आसानी से किया जा सकता है, जिसकी बानगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कला और संस्कृति की ये झलक है। बेंगलुरु से आई 28 छात्राओं की टोली ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति के जरिए प्रभु श्री राम की कहानी को दर्शाया है। पारंपरिक वेशभूषा, ताल लय से सजी इस कला की महफिल में कलाकारों की भाव भंगिमाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है।
मंदिर प्रांगण में साधु संतों और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लगाने का काम शुरू हो चुका है। अब मंदिर परिसर में रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ पे देखे भजन कीर्तन के साथ इनकी मूर्ति का अनावरण हो चुका है और लगातार राम सिया राम लगातार लोगों के मुख पर आ रहा है। ये राम जन्मभूमि के प्रांगण है जिसके अंदर ये मूर्ति की स्थापना हुई है। अयोध्या में विरासत को जब विकास के पंख लगे तो राम नगरी का भी कायाकल्प हो रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो चीज बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये अनूठी आकृति, जो किसी को भी दूर से ही नजर आ सकती है। यानी अब यहाँ देश दुनिया से आने वालों को त्रेता युग की कोसलपुरी के माहौल का एहसास होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं चिलचिलाती गर्मी से, जिससे हर कोई परेशान है। देश के ज्यादातर राज्यों में धूप की धार दोगुनी होती जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना और नागपुर से लेकर सूरत तक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में हर कोई इस भीषण गर्मी में राहत की तलाश में है। मौसम विभाग के मुताबिक वो दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को इस भीषण गर्मी से फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आज से लेकर शनिवार तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। ऐसे में इस चिलचिलाती गर्मी से बचने की आपको कोशिश करनी है। अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश कीजिए। तपता सूरज, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आसमान से बरसते अंगारे और चटक धूप मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। देश भर के ज्यादातर राज्य इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को इस भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आज से लेकर शनिवार तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी जो है वो और बढ़ेगी। जो पारा है वो 40 के पार जाएगा, 45 तक जाएगा और कहीं ना कहीं अनुमान है कि जब गर्मी अपनी पीक पर होगी तो पारा 48 तक भी जा सकता है। इसी बीच आप पानी की बोतल लेके निकलें और साथ ही छाता और भी जो चीजें आपको गर्मी से बचाएं वो भी अपने साथ रखें। दिल्ली के बाद बिहार का हाल भी देखिए। किस कदर भीषण गर्मी ने लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया है। पटना में हीट वेव के चलते स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं। आलम यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बिहार के ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री और उससे ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे जो बड़ी परेशानी है वो उमस भरी गर्मी को लेकर के है, क्योंकि इस वक्त लू के थपेड़े बिहार में नहीं चल रहे, बल्कि उमस भरी गर्मी के कारण जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसके कारण लोग खासा परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी गर्मी के तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। नागपुर समेत विदर्भ के कई शहरों का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। चंद्रपुर और अकोला के लिए भी मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। पूरे विदर्भ में जो चंद्रपुर जिला में 44.6 डिग्री उसका जो दर्ज किया गया था, हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया था। ऐसे ही जो आजकल देखेंगे पूरे जो विदर्भ में 43, 44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसा भी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। अब जरा गुजरात का हाल देखिए। यहाँ कई शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। सूरत में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से जनहित में निर्णय लिया गया है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ शहर के करीब 213 ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद रखा जाएगा। शहर ट्रैफिक शाखा ने सूरत शहर के जो 213 सिग्नल है वो बंद करने का डिसीजन लिया है, ताकि वाहन चालक जो है वो उनको सिग्नल पे खड़ा ना रहना पड़े और गर्मी से वो बच पाए, इसलिए डिसीजन लिया गया है।
कुल मिलाकर देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी का हाल मिलता जुलता सा नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को खास तौर से एहतियात और सावधानी बरतने पर ध्यान देना होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि गर्मी से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में निकलें तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। छाते का इस्तेमाल करें। खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग धूप में निकलने से बचें। बदन को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ढीले ढाले और हल्के रंगों के कपड़े पहनें। बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से अनमोल बाली, पटना से शशि भूषण, नागपुर से योगेश वसंत पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजकोट के रहने वाले एक छात्र ने वो कर दिखाया जिसके बाद नासा और यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी उनकी काबिलियत का लोहा मान रही हैं। भारतीय छात्र ने नासा और यूनेस्को जैसी कई वेबसाइट को हैक कर उनमें मौजूद कमियों का पता लगाया, जिसके बाद उन संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया। कीबोर्ड पर जितनी तेजी से सर्वज्ञ की उंगलियां चलती हैं, उससे दोगुनी तेजी से चलता है उनका दिमाग। यही वजह है कि आज अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में इस भारतीय का डंका बज रहा है, जिसका प्रमाण है उनके ये सर्टिफिकेट जो उन्हें अमेरिका जैसे देशों की अलग अलग संस्थाओं से मिले हैं। राजकोट के रहने वाले 21 साल के सर्वज्ञ पाठक ने अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐसा आईना दिखाया कि नासा से लेकर WHO जैसे संस्थाएं भी इनका लोहा मान रही हैं। सर्वज्ञ ने नासा, WHO और यूनेस्को जैसी प्रमुख संस्थाओं की वेबसाइट से बग्स खोजकर अपनी कुशलता साबित की है। ऐसा कर सर्वज्ञ ने छोटी उम्र में ही नासा के हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मैंने उनके सिस्टम से अकाउंट टेक ओवर की, जिसका मतलब है कि मैं बिना किसी यूजर के इंटरफेरेंस से उनका अकाउंट का एक्सेस ले सकता हूँ। और ये सब ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी कुछ मेहनत लगी थी। मैंने ऑनलाइन ब्लॉग्स, राइटअप्स और ओपन सोर्स टूल्स का यूज़ करके ये सब ढूंढा था। और मुझे कोडिंग काफ़ी पसंद है, तो मैंने खुद के टूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाए थे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सर्वज्ञ पाठक ने अमेरिका की साइबर सुरक्षा संस्था NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में एक बग खोजा, जो कोडिंग के दौरान हुआ एक छोटा एरर था। इस बग को खोजने में उनकी अनोखी विधि से NIST इम्प्रेस हुआ और उन्होंने इस बग को सर्वज्ञ पाठक के नाम से डिस्कवर के रूप में रजिस्टर किया। इसके अलावा सर्वज्ञ को नासा से भी एक ईमेल मिला, जिसमें नासा की वेबसाइट से बग खोजकर बताने के लिए उनका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। साइबर सिक्योरिटी में बग डिस्कवरी की बहुत अहमियत है। बग का मतलब कोडिंग में हुई कोई छोटी गलती, जिसकी वजह से वेबसाइट हैक हो सकती है। ऐसे में इस कामयाबी ने सर्वज्ञ को अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित कर दिया है। अब तो मुझे कई देशों ने और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन और हॉल ऑफ फेम दिए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, US की कई सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स। अभी हाल ही मुझे नासा से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला है, बिकॉज मैंने उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढी थी। और ड्यू टू डिस्क्लोजर पॉलिसी आई कैन नॉट रिवील मच अबाउट इट। सर्वज्ञ अभी अमेरिका साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका परिवार राजकोट में रहता है। सर्वज्ञ की इस कामयाबी पर उनके पूरे परिवार को गर्व है। मेरा बच्चा जो जिस तरह से काम कर रहा है, तो हर एक बाप की इच्छा होती है कि आपको आपका बच्चे के नाम से आपको पहचाना जाए। वो फील हमें आ रही है कि अच्छा है कि मेरे पिता मेरे बच्चे के नाम से मुझे जाने जाते हैं। हम भी ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि आगे जाके भी वो इससे बड़ा कुछ करे, और बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत आनंदित है। सिर्फ 21 साल की उम्र में सर्वज्ञ ने जो हासिल किया है, वो युवा पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सर्वज्ञ का सपना है कि वो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करे और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में योगदान दे। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वक्त हो गया वायरल वीडियोस का, जो आपको हंसाएंगे भी और गुदगुदाएंगे भी।
डॉगी की वफादारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। एक शख्स स्टंट करते हुए नदी में छलांग लगाता है। ये देखकर बिना वक्त गवाए उसके डॉगी भी अपने मालिक को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। डॉगी को ऐसा लगता है कि उसके मालिक पानी में डूबने वाले हैं, लिहाजा अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने मालिक को बचाने पानी में छलांग लगा देते हैं। और चलिए अब देखिए डॉग और पपी की मस्ती वाला ये वीडियो। कपड़े की बनी रस्सी को लेकर डॉग और पपी के बीच खींचतान चल रही है। ना तो डॉग रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही पपी। ऐसा लगता है कि डॉग पपी को उसके हक को हासिल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके बाद दोनों खेल कूद में लग जाते हैं। इस बिल्ली को पानी के बबल से डर लगता है। जैसे ही बिल्ली बबल को छूने की कोशिश करती है वो फूट जाता है और बिल्ली डरकर पीछे हट जाती है। बिल्ली का डर इस कदर बढ़ जाता है कि वो दुबक कर दीवार से चिपक कर बैठ जाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। रेड पांडा की लड़ाई का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दो पांडा एक दूसरे के सामने हैं। दोनों अपने हाथों को उठाकर एक दूसरे पर हमला करते हैं और बर्फ पर लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों की लड़ाई के इस वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक गुड न्यूज आई है गुजरात के गीर से। गीर को एशियाई शेरों का घर माना जाता है, जहां तेजी से शेरों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब फिर 10 से 13 मई तक शेरों की गिनती होगी। शेरों की गिनती में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी और एनजीओ से जुड़े स्वयं सेवकों की मदद ली जाएगी। हर 5 साल में शेरों की गिनती होती है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार ये 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। 10 मई से लेके 13 मई तक 16वीं सिंह वस्ती गिनती होने वाली है। इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन में इस बार 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जैसा एरिया का समावेश किया गया है। ये 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात राज्य के, उसमें ये विस्तार आया है। पूरे विस्तार को 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये 8 रीजन्स को फर्दर 32 जोन में डिवाइड किया गया है। 32 जोन्स को 112 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है और 112 सब जोन्स को 735 सैम्पलिंग यूनिट्स में इसका विभाजन किया गया है। और अब बात हिम्मत और हौसले की। हिसार के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार अन्नपूर्णा पर पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, चुनौतियां कितना ही रास्ता क्यों ना रोके, लेकिन जब जज्बा, हिम्मत और हौसला हो तो खतरनाक से खतरनाक मंजिल भी घुटने टेक देती है। दूर पर्वत की बुलंदी पर ये जीत का जश्न है। तिरंगे की शान के साथ प्रेरणा और जज्बे का जश्न है। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक हिमालय की अन्नपूर्णा रेंज पर जीत का परचम लहराने वाले नरेंद्र कुमार ने ये साबित कर दिया कि भले ही रास्ता कितना कठिन और दुर्गम क्यों ना हो, कितनी ही चुनौतियों से भरा हो, उत्साह, जज्बे और हिम्मत के आगे खतरनाक से खतरनाक मंजिल भी घुटने टेक देती है। हरियाणा में हिसार के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की खतरनाक अन्नपूर्णा चोटी पर पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया और देश को फख्र करने का मौका दिया। खासतौर से उनकी इस जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई और नेताओं ने भी बधाई दी। नरेंद्र कुमार ने इस अभियान का आगाज 25 मार्च से भारत से शुरू किया। फिर 7 अप्रैल सुबह 10:30 बजे अन्नपूर्णा के ऊपर देश का तिरंगा फहराया। नरेंद्र कुमार बताते हैं कि उनका ये पर्वतारोहण अभियान काफी मुश्किलों और जिंदगी जोखिम में डालने ही जैसा था, लेकिन हिम्मत और हौसले ने उनको ये मुकाम हासिल कराया। इसको डेजिएस्ट पीक बोला जाता है। सबसे खतरनाक माउंटेन के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा एवलांच आते रहते हैं। जैसे हर घंटे 2 घंटे में ऊपर से बर्फ पड़ती रहती है और जान का तो हमेशा इस पर जोखिम रहती है। कभी भी मतलब आपकी जान कभी भी जा सकती है।
तो हमें जो डर और भय है, इनको छोड़कर हम इस माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। अन्नपूर्णा पीक पर बर्फीला मौसम हमेशा रहता है। रात के समय तापमान माइनस में चला जाता है और तो और लगातार खराब मौसम बने रहने से यहाँ चढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती रहता है। इसी वजह से नेपाल की ये चोटी दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार की जाती रही है, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर यानी 26,545 फीट है। इस ऊंचाई के साथ अन्नपूर्णा चोटी दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अन्नपूर्णा रेंज पर रोजाना एवलांच आने का खतरा रहता है, जिससे कभी कभार जान जाने का जोखिम भी बना रहता है। ऐसे में भारत से बहुत ही कम लोग इस खतरनाक चोटी को फतेह कर पाए हैं। अन्नपूर्णा जैसी कई ऊंची और खतरनाक चोटियों को फतेह करने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए ही नरेंद्र कुमार ने शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहने की बात पर जोर दिया। अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ता है और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है माउंटेन के लिए, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली आप थक जाते हो, मेंटली आपको चलना पड़ता है। तो माउंटेन में चढ़ने के लिए आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उसके लिए हम पहले प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मेरे को माउंटेनिंग फील्ड के अंदर 5 साल हो गए, पहले कोर्स भी किए इंडिया में और पहले भी माउंटेन काफ़ी क्लाइंब किए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया और अब काफ़ी मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो उसी कारण हम भी माउंटेन को क्लाइंब कर पाए। कहते हैं ना, लक्ष्य तुम्हारी जीत है तो जीत की ओर बढ़ो। अन्नपूर्णा चोटी को जीतने के बाद बस इसी सोच के साथ नरेंद्र कुमार अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो मेरा अगला लक्ष्य है वो ये है कि विश्व में 8,000 मीटर से ऊपर के 14 पहाड़ है, तो उन 14 माउंटेन को मेरे को फतेह करना है, जिसमें से अभी मैंने 2 कर लिए है। माउंट रोसे विश्व की चौथी हाईएस्ट पीक थी, वो पहले मैंने 2022 के अंदर फतेह किया है। अभी मैंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया है। तो अगला मेरा जो अभियान है, अगला जो मेरा लक्ष्य है वो ये 14 विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको फतेह करना है। बहरहाल दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों पर देश का तिरंगा फहराकर इतिहास रचने का सपना लिए नरेंद्र कुमार न केवल खुद आत्मविश्वास से भरे हैं, बल्कि माउंटेनियरिंग और एडवेंचर को करियर बनाने वाली यंग जनरेशन के लिए भी प्रेरणा है। हरियाणा के हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कुश्ती की कर लेते हैं। कुश्ती की दुनिया में एक बार फिर से हरियाणा का दबदबा देखने के लिए मिला है। कोटा में हुई अंडर 20 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। चैंपियनशिप में 6 मेडल के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। कोचिंग का गढ़ कहे जाने वाले कोटा में इन दिनों कुश्ती के दांव पेचों की चर्चा है। वहां मैट पर युवा, महिला और पुरुष पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कोटा में हुई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कई बार ऐसे मौके भी आए जब इन युवा पहलवानों ने अपने हुनर से दर्शकों को हैरान किया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी। हरियाणा ने कुल 16 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दिल्ली दूसरे नंबर पर रही। वहीं 3 स्वर्ण पदक जीतकर उत्तर प्रदेश तीसरे पर रहा। महिला वर्ग में भी हरियाणा का ही दबदबा रहा। महिला वर्ग में हरियाणा ने 7 गोल्ड मेडल के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि राजस्थान को 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज हासिल हुए। हमारे को इस कुश्ती को राजस्थान में जो पहलवान हैं उनको इतना सुविधा युक्त बनाना है, इतना उनको सुविधाएं देनी है टेक्निकल रूप से, खुराक के रूप में एवं उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वो हरियाणा राज्य के बराबर compete करें और अपना नाम, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम भारत में रोशन करें। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। देश की जो ताकत है वो खेलों के अंदर जब दूसरे देशों में दिखती है तो हमारे देश का जो झंडा है, तिरंगा लहराया जाता है और उस देश के लोग भी सम्मान में खड़े होते हैं। ये खेलों की ताकत होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ताकत को पहचाना है और पिछले 10 वर्ष में खेलों के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया। खिलाड़ियों को संसाधन और सम्मान दोनों दिए जा रहे हैं।
इस कुश्ती आयोजन से राजस्थान में न सिर्फ कुश्ती को बढ़ावा मिला, बल्कि उभरते पहलवानों को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच भी मिला और यहीं से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।